साथियों नमस्कार। आपको जैसे पता है कि हम साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन प्रतिदिन करते हैं, तो आज भी हमारा जो लक्ष्य होगा 25 क्वेश्चन को फोड़ने का होगा। तो करते हैं शुरुआत साथियों। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पौधे अपना अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित रखते हैं। अब इससे संबंधित साथियों हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, देखते हैं यहां पर आंसर। देखिए यहां पर जो पहला ऑप्शन है, राजधानियां छाल और लाइसोसोम में, पत्तियों लाइसोसोम और अवर्णिलवक में, लाइसोसोम फलों और अवर्णिलवक में, पत्तियों राजधानियों और पुराने जाइलम में। साथियों इसका सही उत्तर क्या है? आपको पता है भली भांति कि इसका सही उत्तर क्या है, पत्तियों में। पत्तियों में जैसे कि पेड़ पौधे क्या रखते हैं, पत्तियों में रखते हैं साथियों CO2 को, जल को, ये सब कहां रखते हैं साथियों, जमा रखते हैं पत्तियों में। राजधानी में भी रखा जाता है अपशिष्ट पदार्थों को, और साथ में पुराने जाइलम में तो पता ही है साथियों क्या रखते हैं हम, गोंद, रेजिन व गोंद जैसे पदार्थों को कहां रखते हैं हम, इस पुराने जाइलम में पेड़ पौधे में संचित रखते हैं पेड़ पौधे। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम के बारे में सही दर्शाता है? तो साथियों एम फॉर होता है मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस यानी कि होता है आवर्धन। क्या होता है साथियों? आवर्धन। जैसे कि आपको पता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है हमेशा छोटा होता है। प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा छोटा होता है। जब प्रतिबिंब का निर्माण साथियों छोटा होता है तो इसका जो मान होता है 1 से कम होता है। इसका मान कैसा होता है? 1 से कम होता है। साथ में उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। इसलिए सीधा बनने के कारण जो हमारा मान होता है वो किस में आता है? प्लस में आता है। सेम कंडीशन साथियों जिस प्रकार उत्तल दर्पण में होता है, यही कंडीशन अवतल लेंस में लागू होता है। कहां पर? अवतल लेंस में लागू होता है। अर्थात अवतल लेंस में भी जो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा 1 से कम होगा, और साथ में चिन्ह के रूप में हमेशा क्या आएगा साथियों? प्लस आएगा, क्योंकि वहां पर भी निर्माण कैसा होता है? प्रतिबिंब सीधा होता है, और सीधा होता है तो आभासी होता है। तो देखिए इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन है m बराबर 1, तो साथियों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जब वस्तु को हम C यानी कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब ऐसा होता है। m जो होगा बड़ा होगा तो ये अवतल दर्पण के लिए होता है। m का मान छोटा नहीं हो सकता साथियों। लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है, ये जो है m का मान 1 से छोटा होगा, अर्थात 0 से 1 के बीच होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया संभव होगा? अब इस प्रकार के साथियों हमको अभिक्रिया दिया गया है, यहां पर हमें चूज करना है कि सही आंसर क्या है। अब इस प्रकार के अभिक्रिया में जो सही आंसर के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? अभिक्रियाशील श्रेणी में। तो अभिक्रियाशील श्रेणी का उदाहरण क्या होता है? वो ट्रिक होता है साथियों, करीना के मग आलू जरा फीके पकाना है, कौन है आगे आओ। और साथियों लास्ट में क्या है? प्लेटिनम है। आप यहां तक भी याद रखेंगे तो चलेगा। अर्थात जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है, उसके बाद क्या है तो सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम, आलू मतलब कि एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद क्या है? लेड, और उसके बाद है साथियों हाइड्रोजन, और उसके बाद है कॉपर। उसी प्रकार पारा, सिल्वर, और तुम्हारा सोना, और क्या है? प्लेटिनम। तो सर्वाधिक जो क्रियाशील होता है वो अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? हस्तांतरित कर देता है, वहां से प्रतिस्थापित कर देता है। तो इन्हीं ऑप्शन में देखते हैं। देखिए जो मैग्नीशियम क्लोराइड है और यहाँ पर जो कॉपर क्लोराइड है, एक ही बार है साथियों, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और जो यहाँ पर जो निशान है वो तीर का निशान है। ठीक है साथियों, यहां पर जो है, यहां पर Cu मान लीजिए और इसको मान लीजिए इस प्रकार। ठीक है, Cu जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में कॉपर क्रिया कराएंगे तो साथियों देखो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कॉपर क्लोराइड जो बन रहा है, अर्थात जो कॉपर होगा वो मैग्नीशियम को साथ ही प्रतिस्थापित कर पाएगा क्या? नहीं,
क्योंकि जो कॉपर होता है वो तो कम क्रियाशील है, जबकि मैग्नीशियम हमारा ज्यादा क्रियाशील है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉपर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित कर दे। देखिए दूसरा ऑप्शन में एल्यूमिनियम है और यहां पर लेड है, एल्यूमिनियम और यहां पर लेड है। तो देखिए लेड में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित कर दे, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है, जबकि जो लेड होता है वो कम क्रियाशील है। साथ ही ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जिंक सल्फेट और आयरन में देखे तो जो आयरन होता है वो जिंक से क्या ज्यादा क्रियाशील है क्या? तो देखो यहां पर साथियों जो जिंक होता है ये ज्यादा क्रियाशील है, जबकि आयरन कम है। तो आयरन में इतनी ताकत नहीं है कि वो जिंक को प्रतिस्थापित कर दे। तो ये भी ऑप्शन गलत। अब यहां पर देखो कॉपर सल्फेट और कैल्शियम, तो यहां बनेगा कैल्शियम सल्फेट और कॉपर। तो देखिए साथियों कैल्शियम है हमारा यहां और हमारा कॉपर है कहां पर? कॉपर है यहां। तो बिल्कुल साथियों कैल्शियम में इतनी पावर है कि वो कॉपर को हटा दे। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? यही होगा, कैल्शियम कॉपर को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और कॉपर आ जाएगा बाहर। तो हमारा सही आंसर होगा साथियों आंसर डी। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? शारीरिक परिवर्तन हो रहा है साथियों, यौन विकास। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है कि जो यौन विकास मतलब कि जब व्यक्ति यौन अवस्था में पहुंच जाता है तो उस स्थिति में शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यही पूछा गया है। तो देखिए मासिक धर्म, तो बिल्कुल साथियों मासिक धर्म तो होता ही है। अगर से यौन अवस्था लड़कियों में प्रारंभ हो जाए तो मासिक धर्म होता है, इसे ही कहा जाता है एमसी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को कहा जाता है साथियों रजो धर्म। क्या बोलते हैं साथियों? रजो धर्म। और इसी को कहा जाता है मासिक धर्म, इसी को कहा जाता है मासिक धर्म। साथ में और रखिए याद, जो प्रथम बार जो मासिक धर्म आता है उसे क्या कहते हैं हम? रजो दर्शन कहते हैं। क्या साथियों? रजो दर्शन। जबकि अंतिम बार जो होता है लास्ट वाला, इसे कहा जाता है रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति कहते हैं साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मोटापा, मोटापा नहीं, अभी रुकिए देखते हैं ऑप्शन आ गए। आवाज में बदलाव, तो बिल्कुल साथियों लड़का हो या लड़की हो अगर से वो यौन अवस्था में पहुंच जाता है तो उस स्थिति में आवाज में बदलाव आ जाता है, अर्थात आवाज थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो ये भी सही है। मुहासे आना, तो ये भी सत्य है साथियों। साथ में त्वचा का तेलीय हो जाना, त्वचा का तेलीय हो जाना, तेलीय हो जाना, ये भी साथियों बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर नहीं होगा पूछा है यहां, तो हमारा उत्तर होगा मोटापा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जैसे कि आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर करता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर करता है साथियों रोगाणुओं का नाश, जीवाणु को मारने का कार्य करता है, साथ में जल को स्वच्छ करता है। तो देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फार्मूला होता है CaOCl2 और इसी को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है साथियों, इसी को कहते हैं हाइपोक्लोराइड। ठीक है, आगे देखिए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब जो अगर तो इसमें जो होता है कीटनाशक का गुण क्यों पाया जाता है? कीटनाशक का गुण पाया जाता है क्लोरीन की उपस्थिति के कारण। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? क्लोरीन। इसे बनाया जाता है साथियों CaOH2 + Cl2, ये बना देगा CaOCl2, साथ में निकलेगा यहां पर H2O। ठीक है साथियों, ये बन गया हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उस स्थिति में प्रदूषण हानिकारक गैस कौन सी निकलती है? तो जब भी किसी चीज को हम जलाते हैं और अगर उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो उस स्थिति में वहां पर एक प्रदूषण कारक हानिकारक एक गैस का उत्सर्जन होता है। उस गैस को कहा जाता है साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। और साथ में एक चीज और याद रखना, खनिज से निकलने वाले खनिज प्राप्ति में भी हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात खदान में। तो यहां पर होगा साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात
ओ। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है। तो यहां पर आप सुनिए, अब ये बात हो रही है हृदय के बारे में। तो देखते हैं साथियों हृदय के बारे में। यहां पर देखना, जो हमारा हार्ट होता है साथियों, इस प्रकार बना लीजिए हार्ट। और हार्ट में जो होते हैं, मनुष्य के हार्ट में कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं। ऊपर वाले भाग को कहा जाता है साथियों आलिंद, इसे क्या कहते हैं? आलिंद। नीचे वाले भाग को कहा जाता है नीलय। ठीक है साथियों, इसे कहा जाता है नीलय। ये हुआ प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, तृतीय कक्ष और ये चतुर्थ कक्ष। यहां पर जो सिस्टोलिक प्रेशर लगता है साथियों, तो यहां पर पाया जाता है हमारा लंग्स। क्या पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है लंग्स। लंग्स, और लंग्स का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। अर्थात देखते हैं आगे अभी प्रक्रिया। तो साथियों जो शुद्ध रक्त होता है वो यहां से आता है। शुद्ध रक्त यहां से आता है। कहां आता है? तो ये हो गया हमारा राइट भाग और ये हमारा हो गया लेफ्ट भाग। तो जो शुद्ध रक्त आता है इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है साथियों पल्मोनरी सीरा। इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी सीरा। इसे कहा जाता है पल्मोनरी सीरा। और पल्मोनरी सीरा से होते हुए शुद्ध रक्त पहुंचता है कहां पर? इस भाग में। इस भाग को कहा जाता है नीलय। क्या कहते हैं? नीलय। अब इस भाग से जो क्या निकलता है साथियों? महाधमनी। इस भाग से निकलेगा महाधमनी और ये जो ले जाएगा रक्त को कहां पर? बॉडी पार्ट में। कहां पर साथियों? बॉडी पार्ट, अर्थात शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में महाधमनी क्या करेगा? इसे कहा जाता है महाधमनी। ये शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। जब शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाता है तो ये किस कारण से पहुंचाता है? तो याद रखना, यहीं पर जो महाधमनी होता है यहीं पर क्या होता है? 120 mmHg का क्या लगता है? यहां पर दाब लगता है। और जब शुद्ध रक्त शरीर के बाहर जाता है महाधमनी से के द्वारा तो क्या होता है? यहां पर क्या करेगा? हमारा जो नीलय वाला पार्ट है मतलब कि हार्ट सिकुड़ेगा। तो इसी को कहते हैं संकुचन। क्या कहते हैं? इस 120 mmHg वाले को भाग को क्या कहते हैं? संकुचन। ठीक है साथियों, यही होता है संकुचन। कितना दाब होता है? तो 120 mmHg। और इस स्थिति में जो आवाज आती है उस समय लब की आवाज आती है साथियों। और यहां पर भी पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त पहुंचता है हमारे लंग्स में, लेकिन हम देखेंगे बाद में उसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? ब्लड प्रेशर के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है नीलय का संकुचन। इस स्थिति में दाब कितना होता है? तो 120 mmHg। ठीक है साथियों, पारा है यहां पर mmHg। बढ़ते हैं आगे। देखिए पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एक तो पौधे क्या करते हैं? गमन नहीं करते। दूसरे नंबर में क्या होता है कि पौधों में उतने जो जीवित कोशिका है वो नहीं पाए जाते, जबकि मनुष्य में प्रत्येक भाग में जीवित कोशिका है, जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोशिका भित्ति जो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने। और विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर आधारित जो यंत्र है वो कौन सा है? विद्युत जनित्र है साथियों, विद्युत जनित्र है। और जनित्र को ही कहा जाता है डायनेमो। और हमने पिछले लेक्चर में ही देखे थे जो डायनेमो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कौन कार्य करता है? डायनेमो। और किस प्रकार याद रखना है? तो इधर भी साथियों डाय है और इधर भी क्या है? दाय है। तो इस प्रकार
याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए एक उत्तल लेंस से एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति क्या है। ठीक है साथियों, देखिए यहां पर देखिए जो उत्तल दर्पण क्या है ऑप्शन, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में देखिए यहां पर इसे कहते हैं साथियों उत्तल दर्पण। अब यहां जो प्रतिबिंब निर्मित होगा इस भाग से जो होगा इसे कहते हैं हम ध्रुव, और यहां पर होगा चूंकि इस प्रकार गोला बनेगा तो इसलिए यहां पर होगा एफ और यहां पर होगा सी। हमारा जो ऑप्शन है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण। देखो साथियों यहां पर मुख्य अक्ष के अनुदिश क्या हो रहा है, प्रकाश किरण आपतित। जब मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाश किरण आपतित होगा मतलब इस प्रकार होगा, तो जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के अनुदिश मतलब इसी से होता हुआ आपतित होगा दर्पण पर, तो यहां प्रतिबिंब कितना बनेगा, यहां पर जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। उसका कारण क्या है, उसका कारण है साथियों अगर से आप यहां अभिलंब खींचना चाहे, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है आपतित प्रकाश किरण का उसके साथ अभिलंब के साथ कोण बनाना। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। लेकिन यहां पर जो अभिलंब होगा इस मुख्य अक्ष के समांतर ही होगा, इसीलिए जो मान होगा यहां पर आपतन कोण का मान होगा साथियों 0 डिग्री। तो I इज इक्वल टू भी 0 होगा और R इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा, अर्थात परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा 0 डिग्री होगा। कारण फिर से सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के अनुदिश अगर से प्रकाश किरण प्रवेश कर रहा है तो उस स्थिति में आपतित किरण और अभिलंब के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभिलंब जो होगा मुख्य अक्ष के समांतर ही होगा, मुख्य अक्ष पर ही होगा। ठीक है, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो अम्ल और क्षार मिलकर, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं साथियों, एक तो लवण बनाते हैं, साथ में क्या बनाएंगे, जल बनाते हैं। अब लवण और जल बनता है तो देखते हैं ऑप्शन में जो कास्टिक सोडा है NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब ये अम्ल हुआ, ये क्षार हुआ और ये अम्ल हुआ। दोनों मिलकर क्या बना लिए, NaCl यानी कि साल्ट बना लिए, जल बना लिए। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नाइट्रिक अम्ल और KOH तो ये भी अम्ल है साथियों, और साथ में ये क्या है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें क्या बनेगा, KNO3 बनेगा। क्या बनेगा, KNO3 बनेगा। तो ये भी हमारा क्या है, अम्ल, और ये हो गया तुम्हारा क्षार। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यहां पर HCl और NaOH ये भी क्या है, यही वाला रिपीट हो गया साथियों। तो यही वाला ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। तो हमारा आंसर होगा 1 2 3, तीनों उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण और साल्ट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो कौन सा है साथियों, बॉक्साइट है। इसका फार्मूला जो होता है Al2O3 होता है। अब देखिए Al2O3 ट्वाइस H2O ये होता है साथियों बॉक्साइट का फार्मूला। सिडेराइट और हेमेटाइट ये जो होते हैं दोनों आयरन के अयस्क है। किसके अयस्क है, आयरन के अयस्क है। हेमेटाइट का जो फार्मूला होता है Fe2O3 होता है, सिडेराइट का फार्मूला होता है Fe2CO3 ये होता है फार्मूला। तो ये भी है। मोनाजाइट क्या है, तो मोनाजाइट क्या है, ये कहां पाया जाता है भारत में, तो ये केरल में पाया जाता है, भारत में केरल में पाया जाता है साथियों। और ये क्या होता है, थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, ये थोरियम धातु का अयस्क है मोनाजाइट। बढ़ते हैं आगे। तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों के बारे में यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक था, इसने जो नियम आया था मेंडलीफ का, ये कब आया था साथियों, तो 1869 में आया था। यह कहां का रहने वाला था, तो रूसी वैज्ञानिक था। साथ में मेंडलीफ के समय में कितने तत्वों की खोज हुई थी, तो 63 तत्वों की खोज हुई थी। अब मेंडलीफ का जो
जो आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित था, तो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके ऊपर आधारित है, परमाणु क्रमांक के ऊपर। अब जो देखिए जो मेंडलीव था उन्होंने क्या किया था, दो तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और उन्होंने उस तत्व का नाम रखा था क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन दोनों तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। उसका कारण क्या था, क्योंकि ये जो दोनों है, दोनों तत्व जो है किस बहुत अत्यंत क्रियाशील है, क्या है, अत्यंत क्रियाशील होते हैं और किसी भी यौगिक के किसी भी तत्व के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चुना था। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, एच और ओ। बढ़ते हैं साथियों आगे। निम्नलिखित में से कौन से बेंजीन अणु का सही संरचना है, तो हमारा उत्तर क्या है, ये। इसका जो फार्मूला होता है C6H12। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो बेंजीन है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो साथियों देखिए जो बेंजीन होता है, बेंजीन यहां पर इस प्रकार जो बेंजीन होगा, यहां पर C होगा, यहां पर भी C, यहां पर भी C, यहां पर भी C, C6H6। अब देखिए यहां पर जो होगा H होगा, यहां पर भी क्या होगा H, और यहां पर भी होगा H साथियों, यहां पर भी होगा H और यहां पर भी होगा H, यहां पर भी क्या होगा H। तो देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, तो दो, एक डबल बॉन्ड में होगा एक सिग्मा और एक पाई। तो देखते हैं यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य देखिए, जो कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 2 3। कार्बन और कार्बन के मध्य 3 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कितने सिंगल बॉन्ड है, तो 6 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कितने हो गए ये 6 सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद देखना यहां पर कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 और 3। तो यहां पर जो हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड और कितना 3 पाई बॉन्ड। ठीक है साथियों, तो सिग्मा मिलाकर कुल कितने हो गए, तो 6 और 3 9 और 3 12 हो गए सिग्मा बॉन्ड, जबकि पाई बॉन्डों की संख्या कितने हैं, 3 हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है साथियों, और यहां पर याद रखना जो बेंजीन का निर्माण किया था माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था बेंजीन का निर्माण, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की भी खोज किया था। बढ़ते हैं आगे। हवा में यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण कांच के स्लेब में प्रवेश करती है। हवा में यात्रा करने वाली प्रकाश किरण कांच के स्लेब में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। देखिए साथियों यहां पर देखिए, मान लीजिए जो हवा है, यहां पर मान लीजिए कि ये कोई कांच है। अब कांच क्या होता है, हमेशा सघन माध्यम। जनरली जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम, और जो हवा होता है उसको विरल माध्यम लेते हैं। तो मान लीजिए कोई कांच है, इस कांच में जो है विरल माध्यम से प्रकाश किरण ने क्या किया साथियों, प्रवेश किया। अब जैसे ही ये क्या हुआ, विरल माध्यम, ये क्या हुआ, विरल माध्यम, ए बी नाम दे दीजिए, प्रकाश किरण ए बी कांच में क्या किया, प्रवेश किया। अब देखिए यहां पर क्या मान लेते हैं हम, अभिलंब। तो हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहां झुक जाती है साथियों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे जाना था कहां पर, यहां जाना था, इसे जाना था साथियों इस साइड, लेकिन गया किस साइड, वो अभिलंब की ओर झुककर यहां पर प्रवेश कर गया। लेकिन अब यहां हो गया साथियों, यहां पर था विरल माध्यम, यहां पर था सघन माध्यम, यहां सघन माध्यम है, यहां कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। तो अब देखिए अब इस विरल माध्यम है, यहां पर भी अभिलंब है, तो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, अपने अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो यहां पर देखिए आपतन कोण आई है और यहां पर निर्गत कोण के साथ जो कोण बनेगा तो इसे क्या कहेंगे हम, निर्गत
निर्गत कोण कहेंगे। यहां पर भी मान लीजिए निर्गत कोण को नाम दे देते हैं आर। ठीक है साथियों, तो देखिए अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, तो एक तो यहां पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो आई का मान है, कोण आई मतलब कि आपतन कोण हमेशा बड़ा होगा किससे, परावर्तन कोण से। आपतन कोण हमेशा किससे बड़ा होगा, परावर्तन कोण से। यहां आई है साथियों, ये परावर्तन हुआ, तो यहां पर देखिए बड़ा कोण है, यहां पर छोटा कोण है, इसलिए आपतन कोण हमेशा क्या होगा, परावर्तन कोण से बड़ा होगा। दूसरा नंबर में जो होगा आपतन कोण, देखिए आपतन कोण और यहां पर निर्गत कोण, आपतन कोण और निर्गत कोण, अगर से इस आपतन कोण को हम आगे बढ़ाते हैं और साथ में यहां से निर्गत जो कोण है तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो आपतन क्या होगा साथियों, आपतन आपतित किरण व निर्गत किरण, आपतित किरण व निर्गत किरण क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। और देखते हैं साथियों ऑप्शन में पूछा गया है क्या है, तो देखते हैं। देखिए आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, तो बिल्कुल सही है साथियों। एक मिनट साथियों, है ना, जो आपतन नहीं इसे क्या कहेंगे हम, अपवर्तन कोण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। अपवर्तन कोण, आपतन कोण जो होगा अपवर्तन कोण से क्या है, अधिक है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है, तो देखिए इसमें आपतन कोण जो है निर्गत कोण के बराबर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए और देखिए आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है तो हमने देखे, लेकिन आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है क्या, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है क्या, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है क्या, तो बिल्कुल साथियों यहां पर जो आपतन कोण होगा वो निर्गत कोण के भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जैसे प्रवेश किया था वैसे ही ये बाहर आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहां पर जो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये बराबर भी होंगे क्योंकि जैसे ही प्रवेश किया था इस प्रकार और यहां से क्या निकला, ये बाहर निकला। ठीक है साथियों, तो जैसे प्रवेश किया था उसी के बराबर भी हो जाएंगे, साथ में समांतर भी हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति की इकाई नहीं है तो हमारा किलोवाट घंटा है, क्योंकि ये तो व्यावसायिक इकाई है। कौन सी इकाई है, व्यावसायिक इकाई है साथियों। अब यहां पर देखते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है साथियों, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय, और इसी को लिखा जा सकता है ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय। अब देखिए कार्य यानी कि साथियों कार्य ऊर्जा यानी कि हो गया जूल, जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, जूल प्रति सेकंड भी कहा जा सकता है, और इन्हीं को मिलाकर हम दोनों को क्या कहते हैं, वाट कह देते हैं। तो यहां पर वाट तो होगा साथियों, जो अश्व शक्ति होता है हाउस पावर, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक हाउस पावर होता है 746 वाट के बराबर। तो ये भी साथियों मात्रक है, जबकि जो जूल प्रति सेकंड है ये भी है, इसी को कहते हैं वाट। और जो किलोवाट घंटा होता है साथियों 1 kWh, किलोवाट घंटा, ये जो होता है यूनिट की इकाई है, अर्थात एक व्यावसायिक इकाई है, व्यावसायिक इकाई है। तो हमारा शक्ति की इकाई नहीं है कहा है, तो ये है। ठीक है, शक्ति की एसआई इकाई है, यहां पर ऑप्शन एसआई इकाई नहीं है, तो किलोवाट घंटा है। बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो प्लास्टिड मतलब कि लवक है, इनके पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाने के कारण इनको एकाकी ऑर्गेनल या फिर अजीबोगरीब ऑर्गेनल कहते हैं। देखिए यहां पर क्योंकि वे कोशिका के पावर हाउस है, ऐसा तो नहीं है साथियों, क्योंकि वे कोशिका सामग्री के भंडार है, क्योंकि वे सूक्ष्मजीवों को पचा सकते हैं, क्योंकि इनमें स्वयं के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। जो प्रत्येक अंग होते हैं कोशिका में, उनको डीएनए व राइबोसोम के लिए भटकना होता है साथियों, जबकि जो होता है लवक व माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का आरबीसी, जो स्वयं का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, अर्थात तो जब चाहे तब प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं राइबोसोम की सहायता से और डीएनए की सहायता से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है,
अजीब ऑर्गेनल कहा जाता है, एकाकी अंग कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कही गई है साथियों। इसमें बताया गया कि असंगत आधार पर असंगत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है, लेकिन यह द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है। तो साथियों कौन सी तीसरे आवर्त में, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन, लिथियम और होता है हलीना मतलब कि सोडियम, और सोडियम के बाद मतलब कि ये हो गया साथियों तीसरा आवर्त। तो सोडियम के बाद आता है क्या, मैग्नीशियम। तो हमारा उत्तर जो होगा बी वह तत्व है जो सोडियम के बाद आता है। और बी के बारे में देख लीजिए, बी बराबर Mg, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, Mg होगा। और क्या बोला है कि सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी के समूह C के अंतर्गत है। मतलब इस C का मान क्या होगा, तो साथियों ये पहला समूह हुआ समूह 1, तो हमारा दूसरा समूह क्या होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये हो जाएगा तुम्हारा बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो सी क्या है, सी समूह नंबर 2 है। तो ये आ रहा है साथियों। अब देखते हैं पहला के बारे में कि इसका आधुनिक आवर्त सारणी में असंगत है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है, लेकिन द्विपरमाणु का है। द्विपरमाणु कहने का मतलब है जैसे कि हम क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनको क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, Br2 लिखते हैं। तो उसी प्रकार हम हाइड्रोजन को भी कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हाइड्रोजन हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी। बढ़ते हैं आगे। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाए जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है। लिथियम सल्फेट और जल है, देखते हैं, लिथियम सल्फेट और जल है। ठीक है साथियों, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाए जिनके जो उत्पाद है लिथियम सल्फेट और जल है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लिथियम नाइट्रेट, तो सल्फेट तो यहां पर कहीं से कहीं है ही नहीं है। इस सल्फेट की बात कही गई तो यहां पर तो सल्फेट है ही नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर है H2SO4 और साथ में लिथियम कार्बोनेट, तो यहां पर तो कार्बोनेट है ही नहीं, यहां पर तो कार्बोनेट है ही नहीं साथियों। ऑप्शन में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लिथियम कार्बोनेट, तो फिर से कार्बोनेट आ गया कि हमें प्राप्त करना है सल्फेट। तो सल्फेट तो यहां पर है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट, ये भी ऑप्शन कट, ये भी ऑप्शन कट। अब देखते हैं यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड करते हैं अभिक्रिया साथियों, H2SO4 साथ में LiOH2, ठीक है, LiOH2। तो इसमें क्या बनेगा, लिथियम क्या बनेगा, बनाना क्या है, लिथियम सल्फेट, तो ये बनेगा LiSO4 लिथियम सल्फेट, यानी कि यहां पर 2 होगा तो Li2SO4 लिथियम सल्फेट, साथ में क्या बन जाएगा, ट्वाइस H2O। तो ये है हमारा साथियों आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन कट ही रहे। इसने नाइट्रेट बोल दिया, नाइट्रेट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, कार्बोनेट दे दिया क्वेश्चन में ही नहीं, कार्बोनेट दे दिया क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। और अभिक्रिया कराने पर स्पष्ट समझ में आ रहा है। देखते हैं 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 21 वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है। ये क्या है साथियों, धारा 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा वोल्ट में मान है, मतलब कि ये क्या है साथियों, आर होगा। 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2 ओम 2 प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर देखते हैं साथियों आता है क्या, तो V बराबर क्या होता है, IR। 2.5 है एम्पियर, तो 2.5 इंटू 2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मिली, तो ऑप्शन मिली में ही है, तो 5 मिली है क्या ऑप्शन, 5 मिली वोल्ट,
है, मतलब कि वो आ रही है साथियों। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक जनन के संबंध में कॉलम 1 का संबंध कॉलम 2 से सही मेल खाता है। ऑप्शन देखो साथियों, ये होता है यूपीएससी के क्वेश्चन, हालांकि ग्रुप डी में भी आया हुआ है। तो जो लिस्मेनिया होता है, लिस्मेनिया जो है किसका उदाहरण है, तो लिस्मेनिया है साथियों द्विविखंडन का उदाहरण। किसका है, द्विविखंडन का उदाहरण। इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। और इसमें और आते हैं साथियों, लिस्मेनिया के अलावा क्या क्या आते हैं, अमीबा भी आता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किसके उदाहरण है, द्विविखंडन मतलब कि बाइनरी फिजन के उदाहरण है। ईस्ट और कवक किसके, ईस्ट और अमीबा, ईस्ट और हाइड्रा, यहां पर हाइड्रा भी जो होता है किसके उदाहरण है, ये बडिंग के उदाहरण है। बडिंग मतलब कि मुकुलन के उदाहरण है। ये किसके साथ जाएगा, बडिंग के साथ, मतलब कि मुकुलन के साथ। और इसमें क्या क्या आते हैं, ईस्ट और हाइड्रा दोनों। प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम किस में आता है साथियों, प्लाज्मोडियम जो आएगा, एक मिनट है ना, देख लेते हैं। हाइड्रा जो आएगा, हाइड्रा भी किसके साथ आएगा, ये रीजनरेशन के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, रीजनरेशन, यानी कि पुनर्जनन, रीजनरेशन के साथ हाइड्रा आ जाएगा। और जो मोडियम आएगा, प्लाज्मोडियम, ये आएगा साथियों इसके साथ। इसे कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल फिजन, इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो हमारा सही उत्तर देख लेते हैं ऑप्शन है क्या, तो एक का दो के साथ, एक का दो के साथ है, बी का 4 के साथ, बी का 4 के साथ है, और सी का प्लाज्मोडियम का 3 के साथ है, और डी का 1 के साथ। तो हमारा सही उत्तर पहला ही ऑप्शन है साथियों। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर के में धारा दर्ज की जाएगी। तो उस स्थिति में ऑप्शन पढ़ लीजिए आप कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास, मतलब कि पिछले लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। मान लीजिए एक चुंबक है, इसमें जो है नॉर्थ और साउथ हो गया साथियों। अब किसी धारावाही कुंडली है, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब ये कह रहा है कि एक धारा दर्ज की जाएगी किस स्थिति में, गैल्वेनोमीटर में। तो देखिए जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाएगा, जब चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखेंगे तो उस स्थिति में तो धारा प्रवाही नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जब वह चुंबक को कुंडली की ओर ले जाएगा तो बिल्कुल इस प्रकार गति कराना पड़ेगा, तो धारा उत्पन्न होगी, और इससे दूर भी लाओगे तो धारा उत्पन्न होगी। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो उस स्थिति में भी धारा उत्पन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन 2 और 3 है साथियों। ऑप्शन हमारा उत्तर क्या होगा, ए होगा। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है, तो हमारा रेडियोधर्मी तत्व है साथियों पोलोनियम। और पोलोनियम का याद रखना सर्वाधिक समस्थानिक भी होता है, सर्वाधिक समस्थानिक भी होता है। और साथ में जो पोलोनियम है ये कौन सी धातु है, तो एक उपधातु है। क्या है, एक उपधातु है। बाकी सीजियम में क्या होता है, तो सर्वाधिक धात्विक गुण आवर्त सारणी में किसका है, तो सीजियम में है। आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है, एस होता है। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है साथियों, एसआई होता है। और कंप्यूटर में जो चिप्स लगे होते हैं उसका निर्माण जो है सिलिकॉन से ही होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन हुआ साथियों कंप्लीट। आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर से कंटेंट अच्छा लगे तो। ठीक है साथियों, थैंक यू।